हाँ मेरे योद्धाओं, लगता है कि आप अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। कल आपको मैं उस सर से भी मिलाया था और मुझे लग रहा है कि आपको उनका क्लास अच्छा लगा होगा। हर एक सैटरडे संडे को बुलाएंगे, बीच में 2 गैप हो सकता है, 2 संडे, वजह है कि छुट्टी है हम लोगों की, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छा करें, हम लोग लेट न करते हुए। फिर हमने 18 क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आया है, 5वीं श्रृंखला ये है हमारी, और एकदम बिंदास होकर पढ़ेंगे। और एक चीज़ फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, पूरा देखेंगे ताकि सारे प्रश्न आसान आसान ही मैं लिया हूँ, ताकि हमने बताया था ना आपको कि आसान से हम कठिन की ओर जाएंगे। तो कोई कठिन इसमें से नहीं है, आराम से बिंदास होकर पढ़ेंगे और मज़ा करेंगे। मतलब एक तरह से हम लोग खेलेंगे, प्रश्न से खेलेंगे। और खेलना जो होता है ना, आदमी एकदम रिलैक्स महसूस करता है, फर्स्ट क्लास रहता है और अपना 100% देता है जब खेलता है मन से। तो वही मन से खेलना है, मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक, हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। और हाँ, अच्छाई को फैलाना है, मतलब खूब सारे सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे पुनर्बलन मिले, रीइंफोर्समेंट। हम लोग बीएड में पढ़े थे, आप भी पढ़े होंगे। चलिए हम लोग आते हैं इस पर। सबसे पढ़ा है इम्पल्सिव का अपोजिट है। अब इम्पल्सिव का क्या होता है, मतलब आवेगपूर्ण, संवेगपूर्ण। क्रोध में जैसे इम्पल्सिव नेचर का है वो, मतलब आवेगपूर्ण नेचर का है। तो इसका अपोजिट है वेरियस। वेरियस मतलब अनेक, विविध। नहीं, वेरियस नहीं होगा, सॉरी ऊपर आ गए हम। एब्रप्ट नहीं होगा, अचानक, एकाएक। इसको एकाएक भी कह सकते हैं। नहीं होगा। काम, शांत। अब खूब गुस्सैल है, इसको आवेगपूर्ण, संवेगपूर्ण, मतलब गुस्सैल भी कह सकते हैं। काम है, यस, यही होगा। वायलेंट, तेज, प्रबल, मतलब नहीं है। फिर है पैशनेट, भावुक, क्रोधी, ये भी नहीं। तो क्या होगा इसका, इम्पल्सिव का अपोजिट क्या होगा, काम, शांत। कहते हैं अरे क्या काम झलकता है उसके चेहरे से, मतलब शांत झलकता है। तो दूसरा प्रश्न आते हैं, मीरियड। मीरियड मतलब होता है असंख्य, बड़ी, बहुत सारा। हाँ, का अपोजिट क्या होगा, वेरियस, अनेक। नहीं हो सकता अनेक, यहाँ बहुत सारा का उल्टा अनेक कैसे हो सकता है, विविध कैसे हो सकता है, नहीं। फिर है इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है प्रत्यास्थ, जो मुड़ जाए अच्छे से। जैसे ये तार है, ये मुड़ जा रहा है, ये प्रत्यास्थ है। इनफ्लेक्सिबल, कठोर हो गया, मतलब नहीं मुड़ेगा। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में इन लग गया, अपोजिट हो गया इसका, मतलब एंटोनिम्स हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम लोग आते हैं अटल भी, इसको कह सकते हैं। इनफ्लेक्सिबल को अटल भी कह सकते हैं, जो न टले, ये भी इनफ्लेक्सिबल है। फिर है आशा करना, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि आप इसमें, मतलब इस परीक्षा को क्रैक करेंगे, इस परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करेंगे, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो वही एक्सपेक्टेड, आशा करना, ये भी नहीं होगा। अब है फ्यू। बहुत सारा का उल्टा क्या होगा, थोड़ा। फ्यू, तो फ्यू अल्प, कम, थोड़ा, ये होगा। तो फिर से मैं कहता, मीरियड का क्या होगा, अपोजिट, फ्यू। अब हम आते हैं तीसरा, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। फिर बिंदास होते हुए, मुस्कुराते हुए करना है। अब आसक्ति। आसक्ति तो मतलब होता है ना किसी की तरफ आकृष्ट हो जाना, नहीं। विरक्ति, यस। उक्ति, उक्ति मतलब होता है संबोधन, नहीं। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति अभी विज्ञप्ति निकली है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, वांटेड जिसको बोलते हैं, नहीं। तो क्या होगा इसका, विरक्ति। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, छोटा छोटा हम लोग बनाएंगे और इसको नियमित पढ़ेंगे। नियमित पढ़ने में मजा आएगा। मजा आने में क्या होगा, हमारा एग्जाम भी मजे में निकल जाएगा। प्रश्न आता है, स्वप्न का विलोम क्या होगा। निद्रा। निद्रा तो एक अवस्था है जिसमें स्वप्न आता है, नहीं। ध्यान, ध्यान जब करेंगे तब स्वप्न का कोई है ही नहीं। मनन, ये भी नहीं। जागरण, यस। नींद में है क्या आप, मतलब स्वप्न में है क्या आप, मतलब सोए हुए हैं क्या, इस तरह, तो उसका जागरण होगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न में, आंखें बिछाना। अरे वो पलक बिछा के लेटे हुए हैं कि कब हमारे भगवान राम आए, सबरी, याद करिए आप। तो क्या होगा, पलक बिछाना ना, मतलब बाट जोड़ना, यस। जागते रहना नहीं, चिंता में पड़ना नहीं, अपमान करना नहीं, मतलब सबरी अपनी पलक बिछाए हुए है
ना, आंखें बिछाई हुई है, तो इसका मतलब आला आंख बिछाना या पलक बिछाना, बाट जोड़ना। तीसरा आता है छाती पीटना। अब हमेशा याद रखिए, जब कोई बूढ़ी महिला हो, उसका एक ही मात्र बेटा सहारा हो, वो फौज में हो और किसी न किसी वजह से उनका तिरोधान हो गया, वो छाती पीट लेता, अरे बाप रे बाप, अब हमारा क्या होगा। तो मतलब छाती पीटना का मतलब अब समझ में आ गया होगा आपको, विलाप करना। यश, चुनौती देना नहीं, हार मानना नहीं, ललकारना नहीं। अब है रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता। ध्यान से करिए, जब हम लोग रंगमंच में करते थे, छोटे छोटे अनुकरण करते थे, जब क्लास में छोटे क्लास में पढ़ते थे, तब का याद करिए, तो क्या था, याद आया होगा थोड़ा बहुत आपको। मतलब दर्शक दीर्घा नहीं, दर्शक का दीर्घा दर्शक दीर्घा, नाट्य स्थल नहीं, ये पूरा नाट्य स्थल, पृष्ठ मंच नहीं, नेपथ्य, नेपथ्य से ध्वनि आ रही है, मतलब नेपथ्य। रंगमंच के जो पीछे का पर्दा का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। अब देखिए क्या है, मार्क जुकरबर्ग। हमको तो लगता है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इन वीडियो को देख रहा होगा और उनको मार्क जुगर किससे संबंधित है नहीं आता होगा। बिल्कुल आता है आपको। माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, फेसबुक, यस, फेसबुक एक ऐसा है जिसमें सभी फेस का बुक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आपको सफल होना है तो फेसबुक को कुछ दिन के लिए त्याग दीजिए। क्या है उसमें, कुछ नहीं है, 2-3 महीना तक। क्योंकि जब हम एक वीडियो देखते हैं तो देखते हैं अरे वाह क्या बात है, फिर इसको बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते, और कब वो, जब तक मोबाइल 5% 2% नहीं रह जाता है, तब तक ये आँख अपने आप ऐसे बंद ना हो जाए, तब तक देखते ही रहते। इसलिए कुछ दिन आप फेसबुक व्हाट्सएप से दूर हो जाइए, सफलता निश्चित मिलेगी। सब कुछ चाहते हुए यदि आप चाहेंगे तो मुश्किल है। हाँ चलिए, तो मार्क जुकरबर्ग किससे संबंधित है, फेसबुक से। अब कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र वाला है ना। तो कौन है, HDFC, ये तो क्या है, प्राइवेट बैंक है। ICICI प्राइवेट बैंक है। फेडरल बैंक, अपना अमेरिका वाला नहीं, अपना वाला प्राइवेट है। IDBI, यस, IDBI क्या है, हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का। और सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस। अब है अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो। जैसे अपने देश में, एशिया महादेश में, अफ्रीका में है किलिमंजारो, एशिया में क्या है, और एशिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। मतलब माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, सागर माथा जिसे कहा जाता है, तो अफ्रीका में जो किलिमंजारो है वह किस देश में है, कीनिया। कीनिया और केन्या एक ही बात है, नहीं। नामीबिया नहीं, नाइजीरिया नहीं, तंजानिया है। तंजानिया है जहाँ सबसे बड़ी ऊंची जो है वो किलिमंजारो है। और मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, किलिमंजारो तंजानिया है, अभी भी वहाँ फर्स्ट क्लास आम होता है। क्यों आम होता है, इसका वजह है आपको अच्छे से पता होगा। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये जो है ये विषुवत रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क और 23.5 डिग्री मकर। अब देखिए, और ये जीरो लाइन, हमेशा सूर्य जो होगा इस पे फोकस करेगा। जब इस पे फोकस करेगा तो क्या होगा, ये वाला भाग जो है, मतलब 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, हमेशा क्या होगा, सदाबहार बन रहेगा। यहाँ फलदार रसदार क्या होगा, पेड़ मिलेंगे। इस वजह से यहाँ क्या होता है, हमेशा अभी भी आम खूब वहाँ होगा। नहीं विश्वास हो सर्च करके देख लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी कंटिनेंट का या किसी भी जगह का जो वो होता है, भोजन होता है, वो उसके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, DMIC जिसको बोलते हैं आप, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल और इसको सर्किट। हाँ, गलियारा परियोजना में कितने राज्य जाते हैं। अब आपको मेरा मैप तो उसमें ढक गया है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मैप दूर जाना पड़ेगा, थोड़ी हमारे क्लास बाधित होगी। तो इसमें क्या है, कहाँ से आता है, जैसे आप देखिए ना, दिल्ली से, अब जैसे अपना इंडिया ये है, मान लीजिए इंडिया है, हाँ, तो अब यहाँ से दिल्ली से मुंबई जब यहाँ आएगा तो अब देखिए क्या क्या पड़ेगा। यहाँ से ऐसे ऐसे करके आएगा, औद्योगिक गलियारा है, तो क्या होगा, यहाँ मुंबई आया, मुंबई के बाद जस्ट राजस्थान आएगा, ऐसे कैसे करके
हरियाणा बीच में पहले ही पड़ गया। फिर उसके बाद चूंकि मुंबई से सटा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से तो शुरुआत है, तो नोएडा भी आ गया, तो उत्तर प्रदेश भी आ गया। उत्तर प्रदेश के बाद हम हरियाणा आ ही गया यहीं से। हरियाणा के बाद आप जैसे ही आप आते हैं फिर उत्तर मतलब राजस्थान, यहाँ गुजरात भी आया, गुजरात ऐसे होकर के औद्योगिक गलियारा है, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद ये महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश अपना, और NER दिल्ली, मतलब दिल्ली का पूरा आसपास का क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो कितने हो गए? 6। फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। राजस्थान 1, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और NER दिल्ली 6। ठीक, अब हम लोग आते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न पाठ्यचर्या निर्माण। अब देखिए मैं यहां से क्या किया, 12वें प्रश्न से क्या किया, मतलब शैक्षिक मतलब आपके टीचिंग पेडागोजी को लिया। पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है एक नियमित कार्य, मतलब साधारण कार्य ना जी ना, ये तो इंपॉर्टेंट है। विशेषज्ञता कार्य नहीं ना, ये भी गलत। अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य, यस, क्योंकि जब तक लेसन प्लान नहीं होता है, जिसको अंग्रेजी में आप लेसन प्लान बोलते हैं, तब तक हम किसी को कैसे अच्छे से पढ़ा सके, कैसे संतुष्ट कर सके। यदि मैं आपको पढ़ाता हूँ इस पे, तो मेरा भी एक लेसन प्लान होता है, पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके कोई आंसर ऐसे हैं जिस पे थोड़ा विवेचना किया जाए, उसको पढ़ लेता हूँ, तो लेसन प्लान जरूरी है। तो इसका क्या होगा, पाठ्यचर्या निर्माण कार्य माना गया क्या, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य। चलिए हम नेक्स्ट बात है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। अब याद करिए आप, जब आप छोटे थे, कोई मॉनिटर था, उसकी खूब प्रशंसा करते थे, आपको मन में होता उफ, काश मैं भी अच्छा करता तो मेरी भी खूब प्रशंसा होती, ढेर सारी प्रशंसा होती। लेकिन क्या कोई इस सुख से मतलब सुशोभित हुए, कोई वंचित हुए। तो ध्यान हम हमेशा क्या रखना है कि एकांत में करेंगे तो उसको कहेगा क्या मतलब है, एकांत में मम्मी पापा करे वही सही है। अलग से करेंगे ना, ये भी ना। लोगों के बीच करेंगे वो खुश हो जाएगा, आह क्या बात है। और दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है, मैं आपको अपनी प्रशंसा के लिए तो कह रहा हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। क्यों, ये तो प्रशंसा ही तो है। यदि मैं आपको वीडियो अच्छा लगता है कि इससे आपका भला हो सकता है, तो आपके और दोस्तों का भी भला हो, इसके लिए मैं कहता हूँ आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो इसका मतलब है कि लोगों के बीच जो होगा वो, यस, कभी भी किसी के बच्चों की जो है, विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ करना चाहिए, लोगों के बीच करना चाहिए, क्लैपिंग करवा देना चाहिए। क्लैपिंग से क्या होता है, बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलता है और बच्चा और मेहनत होकर काम करता है। जैसे एक बार हमारे स्कूल में क्या हुआ, एक बच्चा 2 पेड़ ले आया, हमने उसके लिए ताली, अगले दिन पूरा हमारा कैंपस कम से कम 50 पेड़ से भर गया। सब ले आए, सर जी हम भी ले आए, हम भी ले। मतलब एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही कारगर है। तो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए हमेशा, यस। अब है स्कूल पुस्तकालय, ध्यान देना है। स्कूल में जैसे आपको अभी पढ़ रहे हैं, स्कूल में तत्काल सर जी करने की ये पढ़ के याद करके आना, किताब नहीं है आपके पास, पुस्तकालय तुरंत आप जाके चले जाएंगे। तो क्या है, क्या कर, स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक अल्प मूल्य, गलत। अल्प मूल्य क्या है, उसका बहुत थोड़े महत्व, ये भी नहीं, ज़्यादा मूल्य नहीं, गलत। विचारणीय मूल्य, यथेष्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक स्कूल के पास एक अपना बेहतरीन लाइब्रेरी होना चाहिए। आप देखें BHU में जाइए, खूब ढेर सारा बुक है, हाँ, और मज़ा आता है जब आप किताबों के बीच होते हैं, तो सबसे धनी आप ही होते हैं, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है जो आपसे कुछ नहीं लेता, बदले में हमेशा देता, ना आपसे कोई शिकायत करेगा ना गिला होगा। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता डैश का उपयोग करते हैं। अब देखिए, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षक का काम छात्रों को प्रभावित करना नहीं है। शिक्षक को हमेशा क्या करता है, रोचक बनाता है, ताकि बच्चे अपने आप एकाग्रचित भी हो जाए, उसके बाद सुधर भी जाए और छात्र को प्रभावित भी हो जाए। तो डायरेक्ट हम इस पे आते हैं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करते हैं, क्या, शिक्षण संबंधी जो सहायता करते हैं। अब है, अनुसंधान से पता चला है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा, मतलब कुछ हिस्सा है जो दृश्य एवं श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अब देखिए क्या है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन बेहतरीन होता है। यदि पूरे ढंग से देख रहे हैं, तो यदि हीरो रो रहा है या इस तरह का इमोशनल सीन है तो हम भी रो रहे हैं, हंसने का सीन है खूब हंस रहे हैं, ये गफ्फा,
ठहाका मार के हंसना, गफ्फा बोलते हैं ना, स्माइल मतलब हंसना, 8 दांत दिख जाए तो हो गया गफ स्माइल। हाँ खैर हमारा इस पर ध्यान नहीं देना है। तो क्या होता है जब हम पूरा अपने 5 ज्ञानेंद्रियां का कोई काम में प्रयोग करते हैं, उसको महसूस भी करने लगते हैं, नहीं ये परफेक्ट है, तब उसको क्या कहते हैं, तब हमारा ऑब्जर्वेशन बेहतरीन होता है। इसीलिए तो आजकल लोग मोबाइल के पीछे दीवाने हैं, सारा चीज़ जान जाते हैं। तो इसमें कह रहा है 60%, नहीं जी 60% कहाँ, बहुत ज़्यादा होता है। 70 नहीं, 85 यस, 95 नहीं, क्योंकि 95 का मतलब होता है अनुभव भी करना। और यहाँ हमारा काम क्या है, दृश्य एवं श्रवण, मतलब देखना और सुनना। कोई चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं तो लगभग 85% क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में ऑब्जर्व हो जाता है। तो कितना पढ़ाई का कितना हिस्सा हो जाएगा, 85%। अब देखिए क्या है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, उसका मित्र नहीं, उसका प्रकृति नहीं, प्रकृति से पहले ही वो अपने मम्मी पापा के गोदी में होता है। तो क्या होगा, उनके माता और पिता। चलिए अब हम सबसे अपने अंतिम प्रश्न पे आते हैं। और ये छोटी कड़ी है लेकिन ये आपको मजबूत बनाती है, और जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आपके किसी तरह का भी पेपर आए आप बेहतर कर सकते हैं। अब क्या है, आप किसे अधिगम का उपयुक्त परिभाषा मानेंगे, समस्याएं हल करना, ये है लेकिन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारा काम कर देता है। विशिष्ट हुनर का विकास ये भी है लेकिन ये उपयुक्त नहीं है। क्या कर रहा है, आचरण संबंधी प्रवृत्ति में जब बच्चा पढ़ता है, जब बेहतर कहता है, अरे वो लग रहा है जैसे क्या कि वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा का मतलब वह वेल एजुकेटेड का मतलब होता है उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है वो परिवर्तित है, दूसरे की अपेक्षा वो बेहतर ढंग से करता है, हर एक काम को वो कुछ अलग ढंग से करता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, अधिगम की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या होगी, आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार। वह अलग ही दिखता है, अलग, अरे वो कलेक्टर है क्या, कितना बढ़िया दिख रहा है, मतलब पढ़ा लिखा है, तो क्या होगा उसका आचरण। तो ये प्रश्न इतना ही। आज हम फिर मैथ भी आपको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, और खूब मन से पढ़िए क्योंकि समय नहीं है। इस बीच थोड़ा मैं व्यवधान डालूंगा, थोड़ा मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना है कि खूब मन से लगे रहना है और अच्छाई को फैलाना है। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ एक पल भी नहीं रुकना है, और समय से खाना खा लेना है। और अभी आप लोगों को लगभग अपने खाने में 40% कच्चा खाना है, ताकि आप मजबूत बने रहे। गेहूँ नहीं कुछ मिलता है, गेहूँ को भिगा दीजिए, उसका अंकुर खाइए, आसान है, ठीक है। तो डू योर बेस्ट और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।